तो हमने देखा कि अभी पूर्व में हमने जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और कमियां पढ़ी। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीर देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है कि घटना भी हमें दिखाई देती है। अखबार में ऐसा नहीं होता। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता जो टीवी के माध्यम से मिलता है। रेडियो पर खबरें सुनते हुए हम जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं है। इंटरनेट अंतरक्रियात्मक इंटरनेक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाते ही हम सूचनाओं के अथाह संसार में पहुंच जाते हैं। जिस किसी भी विषय पर हम जानना चाहते हैं, इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता अवश्य होती है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। अब हम सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियां और कमियों को जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे प्रिंट माध्यम यानी कि मुद्रित छापाखाना। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है बेटा। ये सबसे पहले प्रिंट माध्यम ही चालू हुआ। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी कि छपाई के आविष्कार से हुई थी। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई। अब आपसे प्रश्न इस तरह से कि प्रिंट जो माध्यम है इसकी सबसे सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई बेटा? चीन से हुई। लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटनबर्ग को जाता है। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। तो अब हमने ये प्रश्न देखा कि छापाखाने यानी कि पहले आपने देखा कि इसका जो ये है कि प्रिंट माध्यम है, इसके चीन में तो शुरुआत हुई है, लेकिन इसका जो श्रेय है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है, यानी कि उनको श्रेय जाता है इसका। इसके अलावा यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना सन 1956 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीकी में काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यम का व्यापक विस्तार हुआ है। ये हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से मुद्रित जो माध्यम है उसका किस तरह से विस्तार अर्थात रूप बढ़ा गया। प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं कि प्रिंट माध्यम है उनकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रिंट जो माध्यम होता है उसमें है अखबारों, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि को शामिल किया जाता है। किसके अंदर बेटा? प्रिंट माध्यम के वर्ग में। हमारे दैनिक जीवन में इनका विशेष महत्व है। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं मैं आपको सामने अभी बताऊंगी। प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है, अर्थात वो छपे रहते हैं, यानी कि स्थायित्व का मतलब है जो कि त्यों होते हैं। हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे कभी भी पढ़ सकते हैं क्योंकि स्थिर है, वो जाते नहीं है। अर्थात जो लिखित रूप होता है उसको हम कभी भी अपने समय के आधार पर पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुककर सोच विचार कर सकते हैं। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। ये लिखित भाषा का विस्तार है जिसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं निहित हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। जो लिखित भाषा होती है वो अनुशासन की मांग करती है।
तो हम देख सकते हैं कि जो लिखित है वो मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर है कि अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में भाषा, व्याकरण, वर्तनी, अर्थात बोल तो हम आराम से सकते हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे तो सर्वप्रथम हमें भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएं। मुद्रित माध्यमों की अन्य विशेषता यह है कि ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम से आप गंभीर, गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यम का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता हासिल की हो। प्रिंट मुद्रित माध्यम की सीमाएं या कमियां क्या हैं? मैंने अभी आपको प्रिंट मुद्रित माध्यम की यानी कि विशेषताएं बताई थी, अब मैं कमियां बताऊंगी। मुद्रित माध्यम की कमियां हम इसमें से देख सकते हैं कि ये जो कमियां हैं ये निम्नलिखित हैं बेटा, कि निरक्षर के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम की नहीं। जो निरक्षर होगा, जो अनपढ़, वो भला इसको कैसे पढ़ पाएगा। मुद्रित माध्यम के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों की भाषा ज्ञान के साथ साथ उन्हें शैक्षणिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पाठकों की रुचि और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधि मानी समय पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्र पत्रिकाओं में समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशित यानी प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन के समय सीमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रिंट मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रिंट माध्यम यानी कि जो प्रिंट माध्यम होता है उसको लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुद्रित माध्यम में लेखक को जगह, स्पेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रकारिता में असीमित जगह नहीं होती। दूसरा, मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियां और अशुद्धियां होती हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलतियां, अशुद्धि वहीं चिपक कर रह जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। भाषा सरल, सहज तथा बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे कि हर जो पाठक है वो आसानी से पढ़ सके। शैली रोचक होनी चाहिए, लिखने के जो तथ्य हैं वो रोचक होनी चाहिए, जिससे लोग उसमें आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सके। विचारों में प्रभावमयता एवं तारमयता होनी चाहिए, एक के बाद एक विचारों का आना अति आवश्यक है। तो इस तरह से हमने अभी प्रिंट मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे रेडियो, यानी कि जनसंचार का जो दूसरा साधन है रेडियो, समाचार की संरचना। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों में कई मामलों से भिन्न है। ये तो आप जानते हैं कि समाचार और रेडियो में अलग अलग बातें हैं, अर्थात भिन्नता होती है इनके अंदर। चूँकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान रखना
ज़रूर उसका ध्यान रखना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी, लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। सभी तरह के जन समाचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरेज इसी शैली में लिखी जाती है। समाचार लेखन की उल्टी पिरामिड शैली क्या है, इसके बारे में हम अब जानकारी हासिल करेंगे। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ कि समाचार लेखन की उल्टी जो पिरामिड शैली है वो क्या है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, कि जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है, और उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या की ब्यौरा काल के क्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड जो शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है इंट्रो। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं, अर्थात हिंदी अर्थ है इसका मुखड़ा। इसमें खबर के मूल तत्वों को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। ये खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। दूसरा है बॉडी। इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरे के घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है, यानी कि जो मुख्य क्रम होता है एक के बाद उस आधार पर। फिर है समापन। इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसमें प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। आवश्यक होने पर समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को हटाकर समाचार समाप्त कर दिया जाता है। रेडियो समाचार के इंट्रो के मैं उदाहरण आपको समझा सकती हूँ। वो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतक में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई। तो इस तरह से हमने इंट्रो के उदाहरण देखे। दूसरे हैं रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधी बुनियादी बातें, अर्थात रेडियो के लिए जो समाचार लिखेंगे उससे संबंधित बुनियादी बातें क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है इसमें साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं। जो ये तो आप सभी जानते हैं कि रेडियो है, उसके माध्यम से सिर्फ सुन सकते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं, तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक वाचिका को कोई दिक्कत न हो। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं होगी तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और उससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ता है या वे भ्रमित हो जाते हैं। इसे बचने के लिए तो अब हम आगे ये देख रहे हैं कि प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर या ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। तीसरे में कॉपी की दोनों ओर
पर्याप्त हाशिया जगह छोड़नी चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। घिचपिच शब्द नहीं होने चाहिए, पास शब्द नहीं लिखे होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा सामाजिक, तो हमने देखा इसको सामा, उसमें तो जगह आगे, जिक दूसरी तरफ चला गया, तो इस तरह से विभाजन नहीं होना चाहिए, उनका बंटवारा नहीं होना चाहिए शब्द का। पृष्ठ के आखिरी में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर जिसे कहेंगे एब्रोवेशंस, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जवान लड़खड़ाने लगे। रेडियो समाचार लेखन में अंक कैसे लिखें? अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो रेडियो समाचार है उसके अंदर हम किस तरह से अंकों को लिखेंगे। तो इसमें अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक अंकों में लिखना चाहिए। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं इसमें कि 2, 8, 3, 7, 5, 5, 50 लिखने के बजाय, यानी कि पहले हमने इसको शब्दों अंकों में लिखा 28,37,550, तो इसको अब इस तरह से हिंदी में 28,37,550 लिखना चाहिए, अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से लगाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से। तो वो ये कहते हैं कि इस तरह के जो अंक होते हैं उनको अंकों में न लिखकर शब्दों में लिखना चाहिए, ताकि वाचक जो समाचार पढ़ने वाला है वो तुरंत इनको पढ़ सके। अखबारों में प्रतिशत और यानी प्रतिशत जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में ये पूरी तरह वर्जित है कि इनका प्रयोग नहीं होता। अतः इन्हें प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। जैसे डॉलर का जो निशान होता है वो अखबारों में तो चल जाता है, प्रतिशत भी हम लोग जैसे बीच में लाइन खींचकर 2 बिंदी लगाते हैं, वो अखबारों में चल जाती है। लेकिन जब हम रेडियो के लिए समाचार लिखते हैं तो इन्हें भी शब्दों में लिखना चाहिए। जहाँ भी संभव और उपयुक्त हो, दशमलव को उसके नज़दीक पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इसी तरह अभी हमने देखा कि 28,37,550 रुपये के रेडियो में लगभग 28 लाख रुपये लिखना श्रोताओं को समझने के लिहाजे में बेहतर है। वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीक से पूर्णांक में लिखना चाहिए। खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते। मुद्रास्फीति के आंकड़े नज़दीक पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का अत्यंत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना बहुत कठिन होता है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से शुरू नहीं होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 1950 न कि 15 अगस्त 1985 या 50 जो भी है, यानी कि अंकों में लिखना चाहिए, नहीं शब्दों में लिखना चाहिए, अंकों में नहीं लिखना चाहिए। यदि हम अंकों में लिखेंगे तो जो समाचार रेडियो में सुना रहा है यानी कि पढ़ रहा है उसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। ये क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आपको समझा रही हूँ। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं कहीं शाम छपकर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है।
इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के सुबह आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई, बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले साल, अगले बुधवार, पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्षिप्तकारों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू से पहले उसे पूरा कर दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाए। अब इसके आगे हम देखेंगे कि टेलीविज़न है, ये भी जनसंचार का माध्यम है बेटा। टेलीविज़न में दृश्य की महत्ता सबसे ज़्यादा है, दृश्यों की, यानी कि जो चित्र आते हैं उनका महत्व सबसे ज़्यादा है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार, आलेख, स्क्रिप्ट होती है। लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या क्या है समझिएगा। हमारे शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो, कि जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है उसी दृश्य के आधार पर शब्द हो। टेलीविज़न लेखन, प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यम से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें चित्र भी आते हैं। टीवी के लिए यानी टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है, कि दृश्य भी दिखा रहे हैं तो जो बोल रहे हैं उसका जो दृश्य दिखाया उसी घटना से उसका तात्पर्य होना चाहिए। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बातें लिखेंगे, समुद्र की नहीं। अगर कहीं आग लगी है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। तो इस तरह से हमने अभी आपको समझाया कि रेडियो, यानी कि रेडियो के बाद में टेलीविज़न के बारे में बताया कि टेलीविज़न में किस तरह से हमें ये कार्य करने चाहिए, यानी कि टेलीविज़न के में जो घटना जो दिखाई जाती है उसी के आधार पर हमें कार्य करने चाहिए। अब इसका मैं एक उदाहरण आपके समक्ष दे सकती हूँ कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अगर अखबार में आमतौर पर इस खबर को इंट्रो कुछ इस तरह का बना सकता है, दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 घायल हो गए, यानी 2 व्यक्ति लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है छात्रों। इसकी शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर एक एंकर पढ़ता है, कि पहले वो दृश्य नहीं, आपने देखा होगा कि कुछ टुकड़ों में वो समाचार बताता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहाँ से पर्दे पर एंकर की जगह, यानी एंकर तो अपने को नहीं दिखाता और उसके सामने दृश्य चलते रहते हैं जो खबर होती है। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीके पर बात करें तो इससे भी कई तकनीकी पहलू हैं। दिल्ली में आग की खबर को टीवी में पेश करने के लिए प्रारंभिक सूचना के बाद हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको रेडियो की बताई, अब इसमें टीवी का देखिएगा। आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। तो इस तरह से हमने टेलीविज़न के बारे में पढ़ा। अब वो बता रहे हैं कि टीवी की खबरों के विभिन्न चरण, यानी कि टेलीविज़न की जो खबरें हैं इनके विभिन्न जो चरण हैं वो क्या हैं, तो इसके बारे में हम छात्रों पढ़ेंगे। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों में होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। ये चरण निम्नलिखित हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। तो अब हम देख सकते हैं इसको कि सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है।
यानी कि जो खबर है उसको कम शब्दों में ही दिखाया जाता है। इसके बाद हम कहेंगे डाई एंकर। तो यहाँ देखेंगे इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे साधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। तीसरा है फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बातें करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता है। जैसे आपने देखा होगा टेलीविज़न में कि टेलीविज़न में जो मुख्य समाचार पढ़ने वाला है वो बैठा होता है और फिर वह संपर्क करता है जहां उस घटना पर जो यानी कि जहां पर कुछ घटना घटित हुई है वहां पर भी उनका एक एंकर खड़ा होता है जो माइक के जरिए उनको सारी सूचनाएं देता रहता है। एंकर विजुअल, पहले हम इसको फ़ोन इन बताएंगे, इसके बाद खबर का विस्तार होता है। जब एंकर ने सूचना दी तो उस खबर का क्या होगा, विस्तार से उसे बताया जाएगा और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बातें करने जो एंकर खड़ा होता है वो पूरी की पूरी सूचनाएं उसको देता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य भी दिखाए जाते हैं। इसको कहेंगे एंकर विजुअल। फिर है एंकर बाइट, ये पांचवा है एंकर बाइट। बाइट यानी कथन, जो कथन कहते हैं। टेलीविज़न पत्रिकाते में बाइट की काफ़ी महत्व होती है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रदर्शियों का या संबंधित व्यक्तियों का यह कथन दिखा और सुनकर खबर को प्रमाणित प्रदान की जाती है। एंकर बाइट के बारे में मैं दोबारा से समझा रही हूँ। बाइट इसका मतलब होता है कथन बेटा। बाइट का मतलब कथन हुआ। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए यानी खबर की पुष्टि करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। कथन किसी घटना की सूचना देने और उनके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में जो यानी प्रत्यक्ष देखने वाले हैं या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबरों को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। आपने देखा होगा कि जो घटना वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं तो उनके बारे में दिखा करके। फिर है लाइव, इसके बारे में तो आप जानते ही। लाइव यानी किसी खबर की घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जाएं। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शक को दिखाते और बताते हैं। फिर है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी ज़रूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना ताकि वे दूसरे दृश्य से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाए ताकि खबर के सारे आश्चर्य खुल सके, खबर के सारे राज खुल सके। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली लिखने का तरीका जो दिखाई पड़ता है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही यह सभा डैश डैश, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे डैश डैश। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है। लेकिन कोई
कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए, अपनी मर्जी से आए हैं। या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉट्स के साथ लिखा जा सकता है, इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का यह एक तरीका भी सही है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा। अब है ध्वनियाँ। ध्वनियाँ तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह से ये ध्वनि के बारे में यानी कि बताए जाते हैं। टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती ध्वनियाँ कि ये क्या होती हैं, ध्वनि यानी कि आवाज़। ध्वनियाँ टीवी में दृश्य, शब्द, विजुअल और वायर ऑफ बीओ के साथ दो तरह की आवाज़ें होती हैं। एक तो वे कथन का बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, दूसरी वे प्राकृतिक आवाज़ें दृश्य के साथ साथ चली आती है, यानी चिड़ियों का चहचहाना या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ें या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहली तरह की आवाज़ यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखना ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन ये काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान मात्र नहीं होते, जिन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है, वह तो वॉइस ओवर या दृश्य का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करती है। अंतराल जो अंतर होता है, गैप होता है उसको। लेकिन टीवी में सिर्फ वाइट का वॉइस ओवर ही नहीं होते और ध्वनियाँ भी होती हैं, अर्थात आवाज़ें। इन ध्वनियों से भी खबर बनती है, इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साइड यानी प्राकृतिक आवाज़ें कहते हैं, यानी वे आवाज़ें जो शूट करते समय खुद ब खुद चली आती हैं। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा हो जिसमें खूब नारे लग रहे हों, वह अगर सिर्फ इतना ही बताकर निकल जाता कि उसमें कई नारे लगे, तो इसके बाद किसी नेता की वाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे नारे लगाते हुए आंदोलनकारियों को भी दिखाना होगा और उसकी गुंजाइश अपनी वीओ में छोड़नी चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा तथा शैली, यानी कि टेलीविज़न और रेडियो की भाषा और समाचार शैली किस तरह की होनी चाहिए। वाक्य छोटे, सीधे, स्पष्ट होने चाहिए इसमें। दूसरा है, जब भी कोई खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। तीसरा, हम किसी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोलकर पढ़ लें। भाषा प्रभावमयी होनी चाहिए, प्रभावशाली जिसे कहेंगे, और इसकी सावधानियां भी हमें रखनी चाहिए। तो इसकी जो सावधानियां हैं क्या हैं, उनको हम इस तरह से देखेंगे कि हाँ, रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों से धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जा सकता है। जैसे निम्नलिखित उपयुक्त, अधो हस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है, अर्थात इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार भ्रामक अर्थात भ्रम पैदा करने वाला हो जाता है। जैसे पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है, जिससे कि सुनने और देखने वाले को अच्छे से समझ आ सके।
तथा एवं अथवा व किंतु परंतु यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उनकी जगह और या लेकिन आदि शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अंतरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। उनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए इसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से और जहाँ जरूरी हो वहीं होना चाहिए, अन्यथा भाषा के स्वाभाविक प्रभाव में बाधित करते हैं। वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक बात कहनी चाहिए। वाक्यों में तार्क में ऐसा हो कि कुछ टूटता या छोड़ता हुआ न लगे, अर्थात एक के बाद एक शब्द हो, एक के बाद एक वाक्य चलते चले जाइए। शब्द प्रचलित हो तो उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीदारी, बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं, अर्थात हमें इनका प्रयोग करना चाहिए।